लिटरेचर, पोयम। मैम इसको इलाज करो ना। यही है ना? हाँ ठीक। और करना है? मासूमी के पास बनाना पेपर दे दे। हाँ, साइलेंस। हमारी एक पोएम बाकी है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। अब ये लाइंस के थ्रू या इस कविता के थ्रू, इस पोएम के थ्रू, पोएट जो है जिनका नाम है जॉर्ज बायरन, जॉर्ज बायरन, ये जो है ये इस पोएम की लाइंस के थ्रू एक ब्यूटीफुल लेडी की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, एक लेडी है जो कैसी लग रही है उन्हें, लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। एक ऐसा आसमान जहां पे कोई भी बादल, रात के समय वहां पे स्टार्स दिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आजकल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए रात में तारे देखना। आजकल रात में तारे दिखते ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। इवन इफ इट इज नॉट अ क्लाउडी डे, स्टिल इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑब्जर्व द स्टार्स ड्यू टू द पोल्यूशन। बॉस बीच में मत बोलो, उठ के चले जाओ क्लास में से। मैंने पकड़ लिया तो फिर मैं कचरा करके निकालूंगा। हाँ, पोल्यूशन की वजह से नेचुरली जो क्लाउड्स बनते हैं वो पोल्यूशन से और ज्यादा बनने लग गए। अब वो क्लाउड्स कहाँ जा रहे हैं? आसमान में जाके कहीं ना कहीं वो जमा हो जा रहे हैं। उसकी वजह से वो विजन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है हमारी। और उसकी वजह से आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो तारे हमको देखने को मिलते थे, वो तारे हमको आज देखने को नहीं मिलते। अगर दिख भी रहे हैं तो बहुत बारीक दिखते पहले के मुकाबले। आई डोंट हैव द इमेज राइट नाउ, बट I was surprised, I was amazed to see how clear and beautiful the star looks in England than in India. I was on a video call with my brother last year. He was in London. So he just showed me the glimpse of the stars over there. सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, या नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में, लेह लद्दाख में जो वेदर है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे वो तारे इतने करीब दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज है ही नहीं। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से नेचर या वेदर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे नेचुरल क्लाइमेट है और उसकी वजह से वहाँ पे और यहाँ पे हमको जो टेम्परेचर में डिफरेंस या फिर क्लाइमेट में जो चेंज है वो हमको विजिबल होगा, एकदम विजिबल चेंजेस है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि वो लेडी भी इतनी खूबसूरत है जैसे रात में वो तारे दिखाई देते हैं।
and all that's best of dark and bright meet in her aspects and her eyes. अंधेरी रात का और चमचमाते हुए तारों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन में जितनी भी चीजें ब्यूटीफुल लग रही है, वो हर चीज उस लेडी के फीचर्स में और उसकी आंखों में उस राइडर को दिख रही है. समझ में आ रहा है? Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. Mellowed means soft and smooth. तो वो जो कॉम्बिनेशन है, अंधेरी रात में चमचमाते हुए जो तारे हैं वो खूबसूरत दिखते. अभी दिन है, दिन में वो सूरज का कोई प्रभाव गिर रहा है क्या हमारे माइंड पे? इट इज डिस्टर्बिंग अस, डिस्ट्रैक्टिंग अस. वो हमको इरिटेट कर रहा है सूरज. रात में वो तारे हमको सूदिंग लगते हैं. तो ऐसे ही वो बोल रहे, दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज. ये रात का जो चमत्कार है या जो मैजिक है या इसका जो ब्यूटी है, वो सिर्फ रात को दिया है भगवान ने. वो चीज उसने दिन को दी नहीं है. विच हेवन, हेवन मतलब यहाँ पे द सुप्रीमसी, सुप्रीम पावर. कौन है वो? विच हेवन टू गॉडी. गॉडी मीन्स ब्राइट एंड शोई. तो दिन में भी उजाला है, रात में भी उजाला है, लेकिन जो चीज रात में दिख रही है वो हमको दिन में, क्योंकि भगवान ने उसे वो चीज नहीं दी. किसको नहीं दी वो चीज? डे को नहीं दी. वो चीज किसको दी है? रात को दी है. समझ में आ रहा है? आउट. लास्ट सेकेंड. आउट. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace. अब ये जो महिला है जिसकी तारीफ में इतनी लाइंस लिख रहे पोएट, उसका नाम उन्होंने बताया नहीं. ग्रेस. ग्रेस मतलब ब्यूटी. वेरी गुड, वेरी गुड. ये क्या है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स पता होना ये बहुत अच्छी बात है. तो ग्रेस मतलब ब्यूटी. तो यहाँ पे ब्यूटी कौन है? वो महिला जिसका नाम राइटर ने नहीं दिया है, इसलिए उसको बोला है नेमलेस ग्रेस. हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस. हाफ इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड, डिस्टर्ब्ड और डैमेज. तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो अंधेरा है और जो लाइट है उसमें थोड़ा भी चेंज अगर किया, अगर रोशनी ज़्यादा बढ़ गई या अंधेरा थोड़ा कम हो गया, तो वो रात का जो मज़ा है वो आधा खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली ये जो कॉम्बिनेशन है यही सबसे बेस्ट है. तो वही वो लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी सुंदरता में कुछ भी अगर कम ज़्यादा होता, 1 इंच का भी अगर कुछ कम ज़्यादा इसके अंदर होता, तो इसकी खूबसूरती आधी खराब हो जाती थी. मतलब इतने उसके शार्प फीचर्स होंगे, इतनी उसकी खूबसूरत आंखें होंगी कि वो बोल रहा है इसमें अगर इसकी आंखें थोड़ी भी बड़ी या छोटी होती तो इसकी खूबसूरती डिस्टर्ब हो जाती. समझ में आ रहा है? विच वेव्स इन एवरी रेवन ऑफ ट्रीज. रेवन तो क्या डिस्क्राइब कर रहे रेवन से? क्लॉक के फेदर्स. किसको कंपेयर करेंगे? तो लड़की के कौन से हाँ ये पूछ रहा था मैं कि उस लड़की के, उस महिला के जो बाल है उसको उन्होंने वो क्रो के फेदर से कंपेयर किया है. जब वो जंगलों में चल रही है या पेड़ों के बीच चल रही है तो वो उसके बाल लहरा रहे हैं और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस. या तो लहरा रहे हैं या तो हल्के हल्के बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं. वेयर थॉट्स serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place.
उसके विचार जो है इतने स्वीट है और सेरेन है। सेरेन मतलब पीसफुल, वेरी गुड। सेरेन मतलब पीसफुल, इतने पीसफुल और इतने स्वीट विचार है उसके। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस, रेसिडेंस। हमारे विचार कहां से निकलते हैं? दिल से। तो ये विचार इतने स्वीट है, ये विचार इतने पीसफुल है, तो उनकी जो रहने की जो जगह है वो कितनी प्योर और स्वीट होगी, ऐसा राइटर बोल रहा है। उसके फेस को देखकर राइटर ये जज कर रहा है कि उसका दिल कितना प्योर और स्वीट होगा। बालों तक कोई प्रॉब्लम है? वेयर थॉट सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस। उसके चेहरे पे कुछ थॉट्स राइटर को दिख रहे हैं और वो थॉट्स उसको इतने स्वीट लग रहे हैं कि उस पे से उसने जज किया कि ये विचार जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेस कर रही है, वो ये विचारों का जो ड्वेलिंग प्लेस है, मतलब उसका दिल कितना ज़्यादा स्वीट और डियर होगा। ठीक है। एंड ऑन दैट चिक एंड ओवर दैट ब्रो। ब्रो मीन्स, क्या बात है, वेरी गुड। चिक मीन्स फेस, दोनों गाल। एंड ऑन दैट चिक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट, सो काम, सो एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, उसका चेहरा इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव है। द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो। उसके चेहरे की जो स्माइल है वो हम सब का दिल जीत रही है। और उसके टिंट्स मतलब स्किन बोल सकते हैं, स्किन के ऊपर जो शेड है या उसका जो हल्का हल्का मेकअप होगा, ब्लश बोल सकते हैं। स्किन शेड, ब्लश नहीं होगा एग्जैक्टली। टिंट्स मतलब उसके स्किन का शेड। अब वो हो सकता है मेकअप का भी हो सकता है शेड, या नेचुरल स्किन हो सकती है, वॉट एवर इट इज। तो उसकी जो स्किन है जो ऐसे चमक रही है, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। उसका चेहरा इतना काम, उसका चेहरा इतना शांत लग रहा है कि कोई भी बता सकता है कि उसके लाइफ में उसने कभी टेंशन देखा ही नहीं। उसने बहुत ही शांति से अपनी लाइफ स्पेंड की होगी। इतनी खुश वो नजर आ रही थी, इतनी सेटिस्फाइड वो नजर आ रही थी। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। चेहरे पे ये सब एक्सप्रेशंस कब आते हैं? जब एक्चुअली तुम अंदर से खुश हो। अंदर से खुश तुम कब हो सकते हो? जब तुम सेटिस्फाइड हो। तो उसकी लाइफ में वो इतनी पीसफुल रही है, इतना उसका माइंड शांत है, इतनी उसका जो दिल है वो इतना कंटेंट है कि वो दूसरों को अपनी एक्सप्रेशन से वो दूसरों को भी अपनी तरह करने की कोशिश कर रही है। नेचुरली हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। उसके दिल में जो प्यार है वो भी बहुत इनोसेंट। जैसे मूवीज वगैरह में कभी कभी दिखाते कुछ हीरोइन को उस तरह से। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट, क्या है पोएम का नाम? शी वॉक्स इन। तो इस तरह से वो महिला जो है वो खूबसूरती के सहारे चल रही। कोई डाउट होगा पोएम में पूछ लो। कुछ भी, हाँ हाँ, वो पेपर में नहीं आया पिछले। देखो ये क्या है कि ये शेड्यूल पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और सिलेबस चेंज हुआ है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें एप्रिसिएशन में राइटर का नाम और पोएम का नाम आ रहा था। इसमें मैंने भी देखा कि ऑथर और पोएम का नाम नहीं है, तो आपको उसकी लिस्ट बना के उसको रखना पड़ेगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको, मैंने चेक किया बॉस पेपर, तुम्हारे क्लास के नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि गड़बड़ हो गई थी। मुझे गलत पेपर आ गए थे, एसपी के पेपर आ गए थे मेरे पास।
तो आपकी चेकिंग हुई नहीं है। मेरे क्लास के जो पेपर्स मैंने 12th के चेक किए हैं उसमें मैंने देखा बॉस, बहुत ही इजीली आप 65 मार्क्स ले सकते हो 80 में से, बहुत ही आसानी से। कुछ भी नहीं है वो पेपर में। पेपर इजी था, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना, कितना टाइम किसको देखो, पहला पैसेज है, उसमें कुछ 6 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 12 मार्क्स के लिए, राइट? और 4 मार्क का ग्रामर है ना? ये 16 मार्क्स में से 15 मार्क्स तुमको पहले 15 मिनट में मिल जाएंगे। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, वो क्वेश्चंस इतने इजी है। और वो ग्रामर आपको मैंने रेटोरिकल क्वेश्चन का दिखाया था। रेटोरिकल क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया था ना, क्या करते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन में, अपोजिट हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन में। उसका 1 मार्क का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अफर्मेटिव टू नेगेटिव मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रामर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा लेकिन पेपर में कुछ और आ गया, या पेपर में जो आया वो हमने नहीं पढ़ा, आएगा ही नहीं। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए थे। आपको फिगर ऑफ स्पीच एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए, क्या लिखा आपने उसमें? पैराडॉक्स में क्या होता है? पेपर है क्या आपके पास में? हाँ, still here I carry old delicious burdens। इसमें आपने एंटीथेसिस, पैराडॉक्स ये सब लिख के रखा। पर्सोनिफिकेशन कैसे, कौन कर रहा है कैरी? आई। फिर उसका आंसर है मेटाफर। ओल्ड क्यों? Old delicious burdens are indirectly compared with the memories। वो मेरी गलती नहीं है, मैं 0 दे दूंगा। शांति रहो। वो 1 मार्क में से फिर आपका आधा मार्क कट जाएगा। लो ना, लो, वेरी गुड। It is metaphor because the old delicious burdens are indirectly compared with the memories of the author। Simple as that। पैराडॉक्स लिख रहे हैं, एंटीथेसिस लिख रहे, कहां से ला रहे वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। कौन से आपको अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज दिख रहे हैं उसमें? डिलीशियस, टेस्टी। बर्डन टेस्टी से कंपेयर करेंगे हम? अरे फूड से रिलेटेड अगर होता था वो तो डिलीशियस कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे सुशी है। रॉन्ग है वो। डिलीशियस बर्डन्स, वहां पे बर्डन्स कभी डिलीशियस हो ही नहीं सकते, ये कंपैरिजन ही गलत है। डिलीशियस इज समथिंग यूज फॉर द टेस्ट। बर्डन को टेस्ट नहीं होता कभी भी। हाँ, उसके अगेंस्ट डिलीशियस की अगर लाइट रहता था बर्डन तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है। समझने की कोशिश करो आप। हाँ, और कोई डाउट है? तो जहां तक मैंने पेपर चेक किया, मुझे
ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे क्लास की जो 2 लड़कियां हैं, पहले 3-4 पेपर में मैंने देखा तो वो 2 लड़कियों को आराम से 62 मार्क्स मिले हैं, और वो 62 मार्क्स के अगेंस्ट उन्होंने कम से कम 5 से 6 मार्क्स की ऐसी सिली मिस्टेक्स की है जो मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। एकदम ही बेसिक मिस्टेक्स कर दी उन्होंने। जो रेटोरिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वही उसने रॉन्ग कर दिया, जबकि उनको भी मैंने बताया था वो। ठीक है, 1 मार्क तो वहां गया उसका, 1 मार्क फिगर ऑफ स्पीच में उसने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, और 1 मार्क में उसने मैच द फॉलोइंग में गलत कर दिया, जो लिटरेचर का, जो जबकि वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसके बावजूद उसमें उसको 1 मार्क कम मिला है। और ये क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझा? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। वो सेंटेंसेस क्या मीनिंग बता रहे हैं वो लिखना था आपको उसमें। तो मेरे हिसाब से पेपर, हाँ, कंपोज अ पोएम मैंने आपको बोला था ना, आपको वो 2 मार्क का छोड़ना ही पड़ेगा अगर नहीं जम रहा है टाइम पे तो। लेकिन जो पोएम ऑलरेडी दी हुई है आपको, उसकी राइमिंग स्कीम से मैच करके कुछ भी लाइंस आप आपके मन से, राइमिंग स्कीम नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ वो पोएम कंप्लीट करनी है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राइम अच्छे से अरेंज करो बस। बिल्कुल मिलेंगे। आप शेक्सपियर के खानदान से क्या, जैसे एडगर्ड गेस्ट के खानदान से क्या, हमारा पोएट से लेना देना नहीं है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू कंपोज अ मीनिंगफुल पोएम। कौन है वो? दलिंदर। एप्रिसिएशन आपको कम से कम मिनिमम 1 पेज तो लिखना पड़ेगा बॉस, क्योंकि उतना कंटेंट है ऑलरेडी पोएम्स में, तो उतना तो लिखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो थीम में पेपर छूट गया। आपका पेपर अगर छूटा है इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। 2.5 घंटा दिया था क्या तुमने? तो 3 घंटे देते तो हो जाता था क्या? अगली बार 3 घंटे के बदले बोलना सर को। 1 मिनट, हाँ, पहली बार लिख रहे, ठीक है, लेकिन 2 साल से लिख ही रहना कुछ ना कुछ। चेंज कर सकता, कुछ भी कर सकते अगर तुमने वो प्रॉपरली लिख के रखा है तो। अगर आपने जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। मंडे को पेपर्स दूंगा, उसके बाद आपका पेपर जब भी रहेगा वो सर कंडक्ट करेंगे, चेक होके मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं हुई नहीं। मंडे का दिन मैं मेरा एक दूसरा इवेंट कैंसिल कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हफ्ते के 2 लेक्चर मिले नहीं मुझे। कल एक सर ने ले लिया और परसों का मेरा पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं आ पाया मैं, इसलिए मैं मंडे के दिन आ रहा हूँ। वरना मैंने आपको 10 तारीख तक बोला था, 10 तारीख के बाद मैं आऊँगा नहीं। सिर्फ मंडे के दिन मैं पेपर दिखाने आऊँगा, पेपर एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे भी आपकी गलतियाँ हुई है, एंड दैट वुड बी द लास्ट डे। वो चेक होना बाकी है बॉस, वो चेक होना बाकी है, वो पढ़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये पेपर का है अभी। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। तो अभी अगले पेपर में आप एक काम करना, पहले नॉवल सेक्शन लिखना।
नहीं, आप मोबाइल से खेल लेते थे ना पेपर के दिन भी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे रुकना है। वो पेपर दे रहे किसको भी, वो पेपर दे रहे, मैम बुलाओ उनको। मैं बेचूंगा।